हम लोग फेजर डायग्राम देखते हैं ट्रांसफार्मर ऑन लोड का। जब लोड पर बात करेगा तो फेजर डायग्राम देखते हैं। फेजर डायग्राम जब भी आप बनाइए तो सबसे पहले ये चीज़ याद रखिए कि आपको आउटपुट तरफ से चलना है, आउटपुट से चलना है और आउटपुट से चलते हुए इनपुट की तरफ आना है। आउटपुट कहे तो लोड तरफ से चलना है। सबसे पहले फेजर डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले फेजर डायग्राम जो ट्रांसफार्मर को बनाइए, सबसे पहले फ्लक्स का डायरेक्शन को दिखाइए। ये फ्लक्स का डायरेक्शन है, ये फ्लक्स का डायरेक्शन है और इससे 90 डिग्री लाइक करेगा E1 और E2। 90 डिग्री लाइक करेगा E1 और E2। E1 और E2 90 डिग्री लाइक करेगा। अब देखिए E2 को हम लोग ज़्यादा दिखा रहे हैं तो हम लोग क्या मान रहे हैं, E2 को ज़्यादा दिखा रहे हैं, इसका मतलब क्या मान रहे हैं, ये मान करके चल रहे हैं कि N2 ग्रेटर देन N1। ठीक है, ये फाई है यानी फ्लक्स है, फ्लक्स 90 डिग्री लाइक कर रहा है E1 और E2। इसके बाद देखिए अब बोल रहे हैं कि रेजिस्टिव लोड है। जैसे मान लीजिए ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे बाइंडिंग किया हुआ है तो यहाँ पे लोड लगा हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लोड लगा हुआ है, ये रेजिस्टिव लोड है। कैसा लोड है, रेजिस्टिव लोड है। यहाँ पे E2 है। हम लोग मान रहे हैं कोई ड्रॉप नहीं हो रहा है, बाइंडिंग में कोई ड्रॉप नहीं हो रहा है। आगे देखेंगे एक क्लियर बढ़ाते जाएंगे तब। सिर्फ अभी इतना समझिए कि लोड के क्रॉस E2 है, यही ना लोड के क्रॉस अपीयर होगा। लोड के क्रॉस वोल्टेज कौन सा अपीयर होगा, ये E2। इसको ऐसे समझिए कि ये रेजिस्टेंस है, इसके क्रॉस वोल्टेज E2 है, इसके क्रॉस रेजिस्टेंस E2 है, वोल्टेज E2 है यानी ये E2 है, रेजिस्टेंस है। तो इसमें जो करंट फ्लो होगा I2, इसमें करंट फ्लो होगा I2, वो E2 के सेम फेज में होगा कि नहीं। रेजिस्टेंस है तो E2 और I2 सेम फेज में नहीं होगा। रेजिस्टिव नेचर का लोड है, रेजिस्टिव नेचर का लोड है तो करंट सेम फेज में नहीं होगा, करंट सेम फेज में होगा। देखिए अगर इसका फेजर डायग्राम बनाना चाहें तो अगर E2 हो जाएगा तो I2 भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगा, I2 भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। देखिए तो हम लोग I2 को दिखा दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं हम, बोल रहे हैं फेजर डायग्राम जब भी बनाइए तो आप लोड तरफ से चलिए, यानी पीछे से चलिए, लोड तरफ से चलिए, इधर से चलेंगे और इधर आएंगे, इनपुट साइड आएंगे, आउटपुट से चलेंगे और इनपुट साइड आएंगे। देखिए तो ये I2 हो जाएगा। अब एक चीज़ आपको बताए थे कि I2 और I1 डैश, I2 और I1 डैश हमेशा फेज अपोजिशन में रहता है। I2 और I1 डैश हमेशा फेज अपोजिशन में रहता है। देखिए ये I2 है तो ये I1 डैश हो जाएगा, फेज अपोजिशन 180 डिग्री शिफ्ट, I1 डैश हो जाएगा ये। और देखिए I नोट, नो लोड करंट I नोट। अब देखिए टोटल करंट जो I1 होता है, टोटल करंट जो I1 होता है I नोट प्लस I1 डैश। देखिए तो दोनों को फेजर सम करते हैं। फेजर सम किस तरह से करेंगे, ये I नोट है, ये I नोट को पैरेलल में बढ़ाएं। देखिए ये जो बढ़ा रहे हैं लाइन इसके पैरेलल होगा, हमसे थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, बना रहे हैं राखली तो। और अब इसके पैरेलल यहाँ से खींचेंगे और ये दोनों जहाँ पर मिलेगा, ये दोनों जहाँ पर मिलेगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I1 इक्वल टू I नोट प्लस I1 डैश। देखिए ये हो गया। और कोई वोल्टेज यहाँ से अगर E1 को हम इस तरफ दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं, इस तरफ दिखाना चाहें तो -E1 दिखा सकते हैं। E1 इस तरफ पॉजिटिव है, इस तरफ दिखाएंगे तो -E1 लिख सकते हैं। और कोई वोल्टेज ड्रॉप अभी नहीं हो रहा है तो V1 इक्वल टू -E1 हो जाएगा। फिर से थोड़ा बनाते हैं, देखिए इसको क्लियरली फिर से हम बनाए मिटा करके। एक बार आपको बताए थे, फिर से आपको बताते हैं। जैसे देखिए इस डायरेक्शन में फाई है, फ्लक्स से 90 डिग्री लाइक किया E1 और E2। रेजिस्टिव नेचर का लोड है, रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज है वो E2 है, तो रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज E2 है और रेजिस्टिव नेचर का लोड है तो करंट सेम फेज में होगा। वोल्टेज और करंट सेम फेज में होगा तो करंट हमें लोग यहाँ पर I2 दिखा देंगे। और I2 और I1 डैश 180 डिग्री फेज शिफ्ट होता है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तब तो फ्लक्स को
कैंसिल आउट करेगा, यानी इसके द्वारा जो फ्लक्स आ रहा था उसको कैंसिल आउट कर रहा था I1 डैश के द्वारा, फिर से फ्लक्स आ करके। तब देखिए ये I2 है और ये I1 डैश, ये दोनों एक दूसरे के 180 डिग्री फेज शिफ्ट होता है, यानी जस्ट अपोजिट होता है। अब हम लोग जानते हैं कि I1 यानी प्राइमरी करंट जो होता है नो लोड करंट, और ये काउंटर बैलेंसिंग करंट, ये दोनों का फेजर सम होता है। तो I1 डैश और I0 ये दोनों को फेजर सम निकाले तो हम लोग को यहाँ से I1 मिल गया। और देखिए ये I1 है, अब हमको V1 दिखाना है, तो V1 क्या होगा, तो V1 इधर होता है। हम लोग ये मान करके चल रहे हैं, यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज रहता है ये, और यहाँ पे E1 इंड्यूस्ड होता है, ये V1 है। हम लोग मान के चल रहे हैं कि बाइंडिंग में कोई, अभी हम लोग ये मान करके चल रहे हैं कि बाइंडिंग में किसी प्रकार के कोई ड्रॉप नहीं हो रहा है, तो V1 इक्वल टू E1 हो जाएगा। तो हमको V1 दिखाना है, तो E1 को देखिए, E1 को जस्ट E1 को उस साइड ले जाएंगे, ऊपर में ले जाएंगे, E1 को ऊपर में ले जाएंगे तो -E1 लिख सकते हैं। नीचे में अगर पॉजिटिव है E1 तो ऊपर में ले जाएंगे तो -E1 हो जाएगा, तो V1 इक्वल टू -E1 हो जाएगा। अब देखिए, अब कहिएगा कि तो V1 को ऊपर कहाँ लिखा है, तो ये चीज़ आपको बताए थे, पहले ही बताया है कि जो ट्रांसफार्मर जो होता है इसको कभी कभी फेज शिफ्टिंग के लिए यूज करते हैं, कहा कि आउटपुट जो मिलता है वो इनपुट से लगभग 180 डिग्री फेज शिफ्ट होता है। अभी तो पूरे 180 डिग्री फेज शिफ्ट मिल रहा है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़िएगा प्रैक्टिकल में कुछ ड्रॉप होगा तो पूरी 180 डिग्री फेज शिफ्ट नहीं होगा। लेकिन फिलहाल देखिए, हम लोग ये जान रहे थे कि V1 जो होगा वो इधर नहीं होगा, इस साइड होगा, तो हम लोग E1 को इस साइड ले गए और यहाँ से देख रहे हैं कोई ड्रॉप नहीं हो रहा है, तो E1 इक्वल टू V1 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इंडक्टिव लोड के लिए, इंडक्टिव लोड के लिए देखते हैं यहाँ पे इंडक्टिव लोड के लिए क्या होगा। देखिए इंडक्टिव लोड के लिए बनाते हैं, सबसे पहले फ्लक्स का डायरेक्शन बनाएंगे, इस डायरेक्शन में फाई हो गया फ्लक्स। अब इससे इंड्यूस्ड जो EMF इंड्यूस्ड हुआ E1 E2, यहाँ हम लोग मान रहे हैं कि N2 ग्रेटर देन N1 है, तब तो E2 को ज़्यादा बना रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए हम लोग मान के चल रहे हैं इंडक्टिव लोड है, इंडक्टिव लोड है कहने का मतलब ये समझिए कुछ इस तरह से है, इंडक्टिव लोड है, इसके अक्रॉस वोल्टेज E2 है, इससे करंट I2 पास होगा। तो देखिए, तो अगर इसका हम फेजर बनाना चाहें तो इस डायरेक्शन में E2 होगा तो करंट क्या होगा, कुछ लाइक करेगा, ये I2 जो करंट होगा कुछ लाइक करेगा। तो देखिए करंट यहाँ से जो I2 हम लोग बनाना चाहेंगे I2, तो I2 कुछ लाइक करेगा, देखिए तो ये करंट I2 हो जाएगा। अब जब I2 इस डायरेक्शन में हो गया, देखिए तो I1 डैश इससे जस्ट 180 डिग्री फेज शिफ्ट होगा, I1 डैश इससे 180 डिग्री फेज शिफ्ट था ना। देखिए I1 डैश अगर हम बनाना चाहें तो ये हो जाएगा I1 डैश अब देखिए नो लोड करंट बनाना चाहें तो नो लोड करंट ये हो जाएगा I0। अब दोनों को फेजर सम करेंगे, तो ये हो जाएगा I1 इक्वल टू I0 प्लस I1 डैश, ये है I1 डैश और ये है I0। अब हमको बनाना है वोल्टेज V1, हम E1 को इस तरफ रिफ्लेक्ट करेंगे, E1 को तो इस तरफ जाएगा E1, इस तरफ जाएगा E1, तो ये -E1 हो जाएगा और कोई ड्रॉप हो नहीं रहा है, तो E1 इक्वल टू V1 हो जाएगा। ये हो गया इंडक्टिव लोड के लिए। अब बनाते हैं कैपेसिटिव लोड के लिए, इसमें भी सेम काम करेंगे। सबसे पहले फ्लक्स का डायरेक्शन बताएंगे, ये हो गया फाई, इसके बाद इससे जो EMF इंड्यूस्ड होगा ये हो गया E1, ये हो गया E2। अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि इसको E2 मान रहे हैं और इसको E1 मान ले रहे हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए कि हम लोग ये मान करके चल रहे हैं कि N1 ग्रेटर देन N2, N1 को हम लोग ग्रेटर मान रहे हैं, बड़ा मान रहे हैं, इसलिए ऐसा किए हैं। अब देखिए, अब कैपेसिटिव लोड है, तो कैपेसिटिव लोड है यानी ऐसा कुछ समझिए, कुछ इस तरह से लोड है, वोल्टेज E2 है, इसके कारण करंट I2 फ्लो होगा, लोड के अक्रॉस वोल्टेज E2 है, I2 करंट फ्लो होगा, ये लोड है, कैपेसिटिव नेचर का लोड है। तो देखिए, तो अगर इसका हम फेजर बनाना चाहें तो अगर E2 रहेगा तो करंट क्या करेगा, इससे लीड करेगा, करंट सम एंगल से लीड करेगा, लीड करने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लाइक करने का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
देखिए इसको यहाँ पे φ2 दिखा देंगे, φ2, और यहाँ पे φ1 दिखा देंगे। I1 और V1 के बीच में डायरेक्शन फेज दिखाएंगे φ1। यहाँ पे लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा, यहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा। आप लोग लिख लीजिएगा V1 और I1 के बीच में एंगल बनेगा, उसको दिखाएंगे φ1 से। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया E2 और I2। हाँ, तो करंट लीड कर रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, E2 से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखिए E2 से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी लीड करेगा था, करंट का डायरेक्शन कुछ ये हो जाएगा I2। अब I2 से 180 डिग्री फेज शिफ्ट होता है I1 डैश, तो ये हो जाएगा I1 डैश, ये हो जाएगा I1 डैश। और नो लोड करंट तो यही रहेगा I0। अब देखिए दोनों को फेजर सम करना है, दोनों को फेजर सम करना है तो क्या करेंगे, इसके पैरेलल में बनाएंगे। आप लोग अच्छा से बनाइएगा, ये चीज एग्जाम में पूछता है, आप लोग स्केल लगा के अच्छे से बनाइएगा। देखिए तो ये हो गया I1 डैश, ये I1 डैश है और ये I0 है, तो दोनों मिल करके क्या बनेगा, दोनों यहाँ पे मिला तो ये बन गया I1। अब हमको V1 दिखाना है, तो V1 दिखाना था, E1 को इस साइड ले करके जाएंगे, इस साइड रिफ्लेक्ट करेंगे तो E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -E1 हो जाएगा, और कोई ड्रॉप हो नहीं रहा तो -E1 इक्वल टू V1। अब देखिए ये I1 और I0 जुड़ा था, तो I1 इक्वल टू हो जाएगा I0 प्लस I1 डैश। अब देखिए फिर से बता देते हैं, सब फेजर डायग्राम दोबारा बता देते हैं। रेजिस्टिव लोड के लिए सबसे पहले देखें, सबसे पहले जब भी हम लोग फेजर डायग्राम बनाएंगे तो हम लोग किधर से चलेंगे, लोड तरफ से चलेंगे, यानी आउटपुट तरफ से चलेंगे और इनपुट तरफ आएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग फ्लक्स का डायरेक्शन दिखाएंगे कि इस डायरेक्शन में फ्लक्स है, तो फ्लक्स से हम लोग जानते हैं कि EMF जो होता है 90 डिग्री लाइक करता है, तो E1 और E2 दिखा दिए। यहाँ पर E2 बड़ा दिखा रहा है, इसका मतलब हम लोग ये मान करके चल रहे हैं कि N2 ग्रेटर देन N1 है। क्या मान कर चल रहा है कि N2 ग्रेटर देन N1 है। आप N1 ग्रेटर देन N2 भी मान, अगर N1 ग्रेटर देन मानते हैं तो E1 को ज़्यादा बड़ा दिखा दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या माने कि रेजिस्टिव लोड के लिए ये ड्रा कर रहे थे, तो E2 यानी जो लोड के अक्रॉस वोल्टेज मिल रहा है E2 और लोड में जो करंट जाएगा I2, दोनों सेम फेज में होगा, तो I2 हम लोग बना दिए। I2 के बाद ये I1 डैश, I2 से 180 डिग्री फेज शिफ्ट होगा I1 डैश, I2 से 180 डिग्री फेज शिफ्ट होगा I1 डैश, 180 डिग्री फेज शिफ्ट होगा I1 डैश, तो ये I1 डैश हो गया। और I1 डैश और I0 मिल करके ये I0 हो गया, I1 डैश और I0 मिल करके I1 बनेगा, तो दोनों को फेजर सम कर दिए। इसके बाद हमको दिखाना है V1 दिखाना है, तो इसके लिए हम लोग E1 को इस साइड रिफ्लेक्ट किए, तो इस साइड E1 पॉजिटिव में है तो इस साइड E1 क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। इस साइड E1 पॉजिटिव में है तो 180 डिग्री फेज शिफ्ट करेंगे, यानी जस्ट अपोजिट ले जाएंगे, E1 नेगेटिव में हो जाएगा, तो -E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1। अब यहाँ पे हम लोग इंडक्टिव लोड के लिए दिखा रहे थे, तो ये फाई होगा, फाई से 90 डिग्री लाइक करेगा E1 E2, यहाँ पे। इसके बाद अब देखिए जो लोड है वो इंडक्टिव है, लोड के क्रॉस क्या वोल्टेज मिल रहा है, E2 वोल्टेज मिल रहा है, तो जो करंट फ्लो होगा लोड में वो लाइक करेगा, E2 से लाइक करेगा, यानी वोल्टेज से लाइक करेगा करंट, यानी E2 से लाइक करेगा I2, तो हम लोग बोलते हैं φ2 एंगल से लाइक कर रहा है। तो I2 और I1 डैश 180 डिग्री फेज शिफ्ट होगा, 180 डिग्री फेज शिफ्ट होगा, तो इससे 180 डिग्री फेज शिफ्ट बना दिया I1 डैश और I0 को फेजर सम करके निकाले हैं I1। सेम प्रोसेस है, बस इसमें करंट लाइक कर रहा है, इसमें करंट लीड कर रहा है, और इसमें करंट सेम फेज है। तो I1 यहाँ से I1 निकल गया, I0 प्लस I1 डैश। इसके बाद E1 को रिफ्लेक्ट किए और यहाँ से हम लोग को V1 निकल गया। इसमें भी सेम काम है, इसमें कैपेसिटिव लोड है तो I2 यानी करंट जो है, लोड में जो करंट है वो लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है उससे करंट लीड करेगा। देखिए करंट लीड कर रहा है, I2 लीड कर रहा है, φ2 एंगल से लीड कर रहा है, यहाँ पर ये करंट है I1, इसको दिखा दीजिएगा
फाई 1 यहाँ फाई 1 लिख दीजिएगा, हम नहीं लिख पाएंगे, बहुत कम स्पेस है, लिख देते हैं फाई 1 एंगल से लीड कर रहा। अभी तक ट्रांसफार्मर ऑन लोड, यानी लोड पे जब ट्रांसफार्मर था तो क्या क्या देखे, सबसे पहले हम लोग क्या देखे इसमें कि ट्रांसफार्मर जब नो लोड पे था, ट्रांसफार्मर जब नो लोड पे था तो एक नो लोड करंट फ्लो करता था। वो क्या करता था, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करवाता था या मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न करता था फ्लक्स में, जिसका वैल्यू क्या होता था, जिसको हम लोग बोलते थे फाई नॉट या वर्किंग फ्लक्स या नो लोड फ्लक्स या मेन फ्लक्स, इसको बोलते थे। अब जैसे ही हम लोग लोड लगाएं, लोड लगाने के कारण लोड में करंट फ्लो होने लगा, तो जो करंट लोड में फ्लो हो रहा था वही सेकेंडरी वाइंडिंग में ही फ्लो हो रहा था। ये सब चीज़ बता दिए हैं, फिर से रिवीजन के लिए बता रहे हैं एक बार। तो I2 करंट फ्लो हो रहा था, तो I2 करंट फ्लो होने से एक फ्लक्स जनरेट हुआ कोर में, तो फ्लक्स जो जनरेट हुआ लेंज लॉ से अपोज करने लगा मेन फ्लक्स फाई नॉट को, मेन फ्लक्स या वर्किंग फ्लक्स फाई नॉट को वो अपोज करने लगा लेंज लॉ से। तो कोर में टोटल फ्लक्स या ऑल ओवर फ्लक्स का वैल्यू घट गया, तो ऑल ओवर फ्लक्स का वैल्यू घट गया तो इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 का वैल्यू घट गया, क्योंकि E1 इक्वल टू होता है 4.44 फ्लक्स का वैल्यू घटा तो E1 का वैल्यू घट गया। E1 का वैल्यू घटने से I1 इक्वल टू V1 माइनस E1 बाई Z1, I1 का वैल्यू बढ़ गया, I1 का वैल्यू बढ़ गया यानी प्राइमरी करंट का वैल्यू बढ़ गया, यानी कुछ एडिशनल करंट आया प्राइमरी वाइंडिंग में। जो एडिशनल करंट प्राइमरी में आता है वो सेकेंडरी में जो करंट आ रहा है उसके कारण जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए इसमें एडिशनल करंट आता है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल कर लाए थे, यहाँ से हम लोग निकाल करके लाए थे कि I1 डैश इक्वल टू KI2, कुछ ऐसा निकाल कर लाए थे। तो यानी जो प्राइमरी करंट एडिशनल प्राइमरी करंट आ रहा था वो सेकेंडरी द्वारा जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा था उसको काउंटर बैलेंस कर रहा था और फिर से फ्लक्स कांस्टेंट हो जा रहा था। उसके बाद हम लोग फेजर डायग्राम अभी तुरंत डिस्कस किए।